हाँ, हेलो। तो ये जो सेकेंड लेक्चर है हम लोगों का रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर्स, इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर, क्या होता है। इसमें जो टर्म्स तुम लोग पढ़ते हो बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस में, तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें पीएन जंक्शन डायोड है और ट्रांजिस्टर्स है, तो उसके बेसिक समझने के लिए इट इज वेरी एसेंशियल कि तुम पहले सेमीकंडक्टर को समझ लो। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल दैट लाइज इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। एक एक्सट्रीम जो है वो इंसुलेटर होता है, दूसरा एक्सट्रीम जो है वो कंडक्टर होता है, उसके बीचों बीच की ये स्थिति है। तो यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए फिजिक्स हमको डिटेल्स में ये समझना है व्हाट इज ए सेमीकंडक्टर, उसके अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर है कि उसका प्रॉपर्टी जो है इट इज लाइंग इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तभी हम लोग बैंड गैप और वो फॉरबिडन गैप और फर्मी एनर्जी, ये सारे कंसेप्ट तभी समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो कल ये लेक्चर रिकॉर्ड होना था, कल जो है इसको हम अपलोड कर देते, बट ड्यू टू सम रीजंस हम यहीं तक बढ़ पाए और बैड वेदर की वजह से जो है पावर प्रॉब्लम हुआ, तो हम रिकॉर्ड पूरा जो है हम नहीं बता पाए। तो ये कुछ जो रिटन मटेरियल कल हमने बताया था, कल हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ना शुरू करते हैं, सेमीकंडक्टर को समझने के लिए द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, अंडरस्टैंड द सॉलिड्स। ये जो सॉलिड वर्ड है ये हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4 होते हैं प्लाज्मा, और 5वां भी जो है कुछ बताया जा रहा है लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। अब ये जो सॉलिड्स है, जब हम कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की बात करते हैं, हायर फिजिक्स की बात करते हैं, कंडेंसेशन मतलब समझते हो भाप जब लिक्विड बन जाता है। भाप लिक्विड बनता है तो क्या है, भाप जो है, जो वेपर है वो गैस है, पार्टिकल्स जो है दूर दूर है और बहुत फ्री है, उनके पास बहुत फ्रीडम है, वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, तो वो घूम रहे हैं इधर उधर। वो जब कंडेंस होते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है। पार्टिकल्स के बीच में यदि इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो उनकी फ्रीडम कम हो रही है, अब उनका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो वाटर वेपर कंडेंस्ड हुआ, लिक्विड बना, वो और कंडेंस्ड हुआ, सॉलिड बन गया, बर्फ बन गया, जिसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो जब हम कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात करते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स में 2 स्टेट्स होते हैं, एक होता है गैसियस स्टेट, एक होता है कंडेंस स्टेट। इस कंडेंस स्टेट के 2 पार्ट हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहां पे हम लोग जिसकी बात स्पेसिफिकली करेंगे दैट इज दिस सॉलिड स्टेट। अब ये सॉलिड बनता कैसे है? सॉलिड तब बनता है जब अबाउट 10 टू द पावर 23 एटम्स, एवोगाड्रो नंबर होता है 10 टू द पावर 23 एटम्स जो है ये नजदीक आते हैं। कितना नजदीक आते हैं बता रहे हैं, ये जो है ये क्लोज आते हैं एंड दे फॉर्म ए पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल जो है एक ऐसा सॉलिड होता है जिसका डेफिनिट शेप होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। शार्प का मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है, कोई रेंज नहीं होता है कि मेल्टिंग जो है 200 डिग्री से 210 डिग्री तक मेल्टिंग हो रही है। जैसे ही 200 अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है, 200 जैसे ही टेम्परेचर पहुंचेगा वो मेल्ट कर जाएगा। ये क्रिस्टल्स का क्वालिटी है, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनिट शेप। ठीक है, तो ये एटम्स क्लोज आते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये कितना क्लोज आते हैं, तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है। ये वाला जो डायग्राम है, हमें उम्मीद है ये वाला डायग्राम तुमने 12 में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है हम इसको रफली एकदम सिंपली समझा देते हैं। केमिस्ट्री में तो काफी सारा यूज होता है। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है तुम्हारा, दिस वाई एक्सिस इज पोटेंशियल एनर्जी यू, और ये जो है आर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, एटम्स के बीच की दूरी है ये। ठीक है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब ये जो आर नॉट है, ये आर नॉट ऑप्टिमम डिस्टेंस है 2 एटम्स के बीच में, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है एंड इट इज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन।
मैंने यहां पर अगर एटम नंबर 1 और 2 आर नॉट डिस्टेंस पे है तो ये एक सिस्टम बना रहे दो एटम्स का। अब अगर ये दोनों आर नॉट से भी ज्यादा नजदीक चले आए तो क्या होगा, जो रिपल्सिव फोर्स है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स, एटम 1 का आउटर इलेक्ट्रॉन, एटम 2 का आउटर इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, इसके कारण ये दोनों जो है दूर भागने लगेंगे एक दूसरे से। अब अगर ये 1 और 2 में आर नॉट जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा हो जाए, तब कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, ये वीक पड़ने लगेगा। फिर भी जो है तब भी जो है ये स्टेबल नहीं होगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्रिस्टल में जो है जब ये फॉर्म होता है क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में तब उस समय जो है ये एटम्स एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे आते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल्स है तुम्हारा, ये तुम्हारा फिक्स्ड शेप का होता है। हमारा जो सिलिकॉन जर्मेनियम की हम लोग बात करेंगे, सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में दिया था, दे आर इन क्रिस्टल फॉर्म। अब सवाल ये है कि भाई ये तो समझ में आ गया कि नजदीक आते हैं फॉर्म होता है, हमें समझना क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर के बीचों बीच है। इसकी कंडक्टिविटी डिफरेंट है फ्रॉम मेटल्स। तो इसके लिए जो हमको समझना होगा कि जब ये एटम्स नजदीक आ रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इज समथिंग, सम चेंज इज हैपनिंग। तो यहां पे तुम लोगों ने 12th में बोर्स थ्योरी पढ़ा होगा, पार्ट 2 में इन डिटेल पढ़ना है बोर्स थ्योरी। तो यहां पे होता क्या है कि आइसोलेटेड एटम अगर है, आइसोलेटेड मतलब एक अकेला एटम जिसका ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट्स पे इलेक्ट्रॉन्स। इसका डिटेल थ्योरी तुम लोग 12 में जो पढ़ाई होगा तुम लोगों ने, और क्वांटाइजेशन एंड समरफील्ड्स थ्योरी, ये सब पार्ट 2 में तुम्हें पढ़ना है। तो ये जो न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज का है, ये नेगेटिव चार्ज का है, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब, डिस्क्रीट मतलब डेफिनिट। ये जो जैसे ये n बराबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n बराबर 1 के लिए जो एनर्जी है वो 2 से डिफरेंट है, 2 वाला 3 से डिफरेंट है, और ये सब एक दूसरे से अलग अलग है, सेपरेटेड है बाय सम गैप। इसी को कहते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। हम अलग अलग सबको पढ़ पाते हैं, अलग अलग देख पाते हैं। जब हमारे पास, और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, सपोज तुम्हारे पास ये डॉट्स है, ये डॉट्स तुम ये पढ़ पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है डिस्क्रीट है, अलग अलग है। अब अगर कुछ ऐसी स्थिति हो जो बहुत नजदीक आ जाए, तब ये जो है लगता नहीं है कि सब अलग अलग, लगता है एक ही लाइन है। इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअम कहते हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारे एटम्स नजदीक आते हैं टू फॉर्म ए सॉलिड, द एटम्स आर नो लॉन्गर आइसोलेटेड, और इनके एनर्जी लेवल में जो है चेंजेस होते हैं। अब ये चेंजेस जो होते हैं इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, दैट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड बाय कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जो तुमको एमएससी में पढ़ना है। लेकिन क्या उसके बिना हम नहीं समझ सकते? उसके बिना भी हम समझ सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। अब ये एनर्जी का चेंज होता क्यों है, इसके लिए तुमको ध्यान से समझो। जो तुम्हारे पास अभी इक्विपमेंट है, या इक्विपमेंट कहने का मतलब मेरा ये है जो तुम्हारे पास अभी नॉलेज है, तुम अभी कंडेंस्ड मैटर नहीं पढ़ रहे हो, जो भी तुमने पढ़ा है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये एक एटम है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, हम इसका वैलेंस शेल बना रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा एटम है, इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब ये लोग नजदीक आने लगते हैं तब क्या होगा, एनर्जी ये फोर्स से रिलेटेड है, वर्क एनर्जी तुमने पढ़ा होगा। इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल्सिव फोर्स। नीले लाइंस जो हैं ये रिपल्सिव फोर्स को दिखा रहे हैं। इसके और इसके बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, इसके और इसके बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। अब ये जो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस हैं, दे कॉज सम चेंजेस इन द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल जो है सिस्टम की चेंज होती है, तभी एक
सॉलिड फॉर्म हो सकता है। तुम लोग ग्रेविटेशन पढ़े होगे, हम सिंपल एग्जांपल से समझा रहे, ग्रेविटेशन पढ़े होगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होगे। जैसे कई बार सवाल आता है कि 3 पॉइंट्स है, तीनों को अगर हम एक ट्रायंगल में रखें, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल। तो ये जो है एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में ये स्टेबल रहेगा। तो ये और ये दोनों अगर मास पॉइंट्स है तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इनके बीच में काम कर रहा है, इनके बीच में चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, रिपल्सिव या कूलम अट्रैक्टिव। तो इस सिचुएशन में देयर इज एन interplay of attractive and repulsive Coulomb forces, repulsive Coulomb force that attractive and repulsive Coulomb force that causes a change in energy। बस अभी तुमको इतना समझना है। और हायर फिजिक्स में जाते हैं तो हम लोग जो है ये क्वांटम थ्योरी से समझते हैं, बैंड थ्योरी से समझते हैं। अभी हम लोग एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो जब ये क्रिस्टल फॉर्म होता है तो क्या होता है कि सभी एटम की जो है एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक एक फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, ठीक है, समझो पहले फिर हम लिखेंगे। और उनकी जो सराउंडिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो उनकी जो डिफरेंसेस है, उनके जो एनर्जीज है, दे आर डिफरेंट। यहां पे ये जो एटम है विथ न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, इसकी जो एनर्जी अगर E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। जब ये सॉलिड फॉर्म कर लेंगे, इसके अबाउट एनवायरमेंट अलग है, इसके अबाउट एनवायरमेंट अलग है, तो ये E1 E2 भी जो है ये चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के बनेगा, ठीक है। When a solid is formed, then there is a unique position of each atom, and each atom has a different surrounding। एकदम सिंपल तरीके से ये बीएससी पार्ट 1 के लिए है, एमएससी वाले भी पढ़ सकते हैं लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए, लेकिन ये उनके लिए नहीं है। वो जब समझाएंगे सेमीकंडक्टर तो उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर समझाना है। सो दिस इज फॉर बीएससी पार्ट 1 12th। ईच हैज अ डिफरेंट सराउंडिंग एंड their energies are different from the isolated state। जब वो आइसोलेटेड थे, अलग थे, उस स्टेट से इनका एनर्जी जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जैसे ये एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन जो बाहरी वाला था उसके पास कुछ एनर्जी स्टेट्स थे, अलग अलग एनर्जी स्टेट्स थे, N1 N2 N3 N4, ये सब ऐसे थे। इसके पास भी कुछ एनर्जी स्टेट्स थे, N1 था, N2 था, N3 था, N4 था। अब ये जो स्टेट्स हैं, ये जो पहले डिस्क्रीट थे, जिनको अलग अलग हम पढ़ पाते थे, अब ये अलग अलग ना हो करके ये एक बहुत क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बैंड कहते हैं। इन दिस केस there is an intermixing of the energy states of the two atoms that cause the formation of बैंड्स। ये जो है बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बैंड्स की अगर तुमको कोई पूछे वाइवा में कि भाई बैंड किसको बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होता है, तो ए बैंड या एनर्जी बैंड, एन एनर्जी बैंड लिखना, एन एनर्जी बैंड इज ए ग्रुप ऑफ
a group of very closely spaced energy levels, इसी को हम लोग बैंड बोलते हैं। पहले जो एनर्जीज कुछ इस प्रकार से थे, N1, N2, N3 आइसोलेटेड एटम, अब ये कुछ इस प्रकार से हो जा रहे हैं, बहुत क्लोजली स्पेस्ड है। इतना क्लोजली स्पेस्ड है कि ये देखने पे, खैर दिखता तो नहीं है, देखने से मेरा मतलब दूसरा है, ये जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर लगता है, इसी को हम लोग बैंड कहते हैं। अपीयर्स एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर लगता है, इसी को हम लोग बैंड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा जो फिनोमेना होता है, कोई भी एटम यदि है, तुम केमिस्ट्री में भी ये बात पढ़े हो, मानोगे कि इसके जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर अंदर बोल रहे, ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी, जो एकदम न्यूक्लियस के पास होते हैं, ये ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते, बिकॉज दे आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जो भी फिनोमेना होता है इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन भी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बैंड दैट इंक्लूड्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने जहां पर इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स बहुत क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। और इसके ऊपर जो कुछ भी होता है, जो भी एनर्जीज होते हैं, हम लोग यहाँ पे बैंड में ध्यान रखना, बैंड इज ए ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, सब कुछ एनर्जी के टर्म्स में हम लोग बात कर रहे हैं। द एनर्जी लेवल्स of the valence electrons form a closely spaced band or group of energy levels that is called valence band. All the energy levels above the valence band form the conduction band. ये कंडक्शन बैंड बनाते हैं। तो मोस्ट सिंपल तरीके से, सिंपलेस्ट वे में जो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वो ये है। यहां पे सारा जो काम होता है, इट इज ड्यू टू द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब जो हमारे मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के, इसमें होता क्या है कि जो कंडक्शन बैंड है उसका जो लोएस्ट पार्ट है, जैसे अगर हम एनर्जी लेवल में ये बात करें, दिस वन इज द कंडक्शन बैंड एंड दिस वन इज द वैलेंस बैंड। ठीक है, अब इस कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट पार्ट है, सपोज दिस वन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड, यहां से शुरू हो रहा, ये जो है अगर यहां तक ओवरलैप कर जाता है तो that forms the metals or the good conductors. ठीक है, when the lowest part of the conduction band, अब कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पार्ट इसमें घुस जा रहा है, इसका मतलब क्या है, बैंड किससे बना है, एनर्जी लेवल से बना। माने कंडक्शन बैंड जो कि एक हायर एनर्जी स्टेट है, उसका सबसे पहला स्टेप, एक सीढ़ी हम चल रहे हैं, उसका सबसे पहला स्टेप जो लोएस्ट कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी और वैलेंस बैंड का जो सबसे ऊंचाई वाला एनर्जी स्टेप है, वो दोनों एक जैसे। कहने का मतलब ये, ठीक है, व्हेन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड overlaps with the top of the valence band,
then the solid is a metallic conductor. This is the case of metals. यही metals में होता है, ठीक है, मेटल्स में यही होता है। ये दोनों एनर्जी लेवल्स जो है इतने पास है कि ओवरलैप कर गए। अब अगर हम लोग सिलिकॉन की बात करें या जर्मेनियम की बात करें, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अब ये तो मेटल्स के बारे में तो समझ गए, मेटल्स के बारे में तो क्लियर हो गया कि ये होता है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट has n equal to 3 electrons, सॉरी n equal to 3 जो है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s एंड 2p। अगर हम जर्मेनियम की बात करें, वहां पर जो है n4 होता है, सॉरी ये जर्मेनियम के लिए है। अब अगर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करें तो ये सेमीकंडक्टर्स है, ठीक है। तो यहां पर जो मान लो तुम्हारा एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें n एटम्स है। आउटर ऑर्बिट में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दोनों के 4-4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा जो एक सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, उसका क्रिस्टल है, उसमें n एटम्स है टोटल, 10⁻23 भी हो सकता है। सिलिकॉन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? n बराबर 3 है। और जर्मेनियम के लिए जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है वो 4th ऑर्बिट है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस क्रिस्टल में कितने होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका लैंग्वेज चेंज कर दे, ये ठीक नहीं लग रहा है। तो सिलिकॉन जो है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? n equal to 3 है। Has n equal to 3 as the outermost orbit, outermost orbit, ठीक है। For germanium GE, n equal to 4 is the outermost orbit, outermost orbit। एक n equal to 3 है, एक n equal to 4 है। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने हैं? 4 है। तो अगर हमारे पास एक क्रिस्टल है, इफ देयर आर, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज, दोनों में आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 4 electrons, and in a crystal that has n atoms, the total number of electrons is, total number of electrons is 4n। ये सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, सबके लिए, दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इन 4n इलेक्ट्रॉन्स को जो है इसमें क्या हो रहा है, इसी को समझना है। तो आउटर ऑर्बिट में अगर हम बात करें, आउटर ऑर्बिट में, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आउटर ऑर्बिट में, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें 2s और 2p शेल्स होते हैं, ठीक है। p में p क्या होता है? 3 फोल्ड डीजेनरेट होता है, उसमें एक एक में 2 आ सकते हैं, तो टोटल 6p इलेक्ट्रॉन्स है, और s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। समझो ध्यान से, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द आउटर ऑर्बिट। तो अगर 4n वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, माने 4n लोग हैं और उनके जाने के लिए कमरे कितने हैं? 8n अवेलेबल कमरे हैं या 8n अवेलेबल स्टेट्स है। ये जो 8n स्टेट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं,
ये या तो कंटिन्यूअस फॉर्म में रहे, जो भी हमने बताया बैंड के फॉर्म में, या तो ये जो है एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर बना ले जहां पे एनर्जी लेवल्स बहुत नजदीक नजदीक है, या ये अलग अलग बैंड्स में रहे, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, तो नंबर 11 इसको समझो, यहां पर 4n इज 4n, द मैक्सिमम नंबर, कितना मैक्सिमम नंबर हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outer orbit is 8n, 2s और 6p, इतने सारे मिलाकर के जो है 8n इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, इतने सारे रह सकते हैं। तो यहां पे जो है 8n अवेलेबल स्टेट्स, ठीक है, सॉरी यहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स, इसको चेंज कर देते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स for 4n electrons is 8n। ठीक है, मान लो यहां पर जो है दो लोग हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, और यहां पर 4 कमरे हैं, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। ये स्थिति यहां पर है, इनके अवेलेबल स्टेट्स इतने ये है, यहां ये इलेक्ट्रॉन्स जा सकते, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इनका ऑक्यूपेंसी रेस्ट्रिक्टेड है। ये नहीं हो सकता है कि किसी एक रूम में जो है दोनों एक साथ घुस जाए, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो अब ये जो स्पेसेस है ये या तो कंटिन्यूअस एकदम पास पास हो सकते हैं, या इनमें कुछ ऐसा हो सकता है कि R1 और R2 जो है एक जगह है और इसके ऊपर R3 और R4 है, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। दिस मीन्स द इलेक्ट्रॉन दीज द अवेलेबल स्पेसेस जो 8n स्पेसेस हैं, द अवेलेबल 8n states can either form a continuous structure or they may form bands। तो ये बैंड भी जो है ये फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, ये हम लोग देखते हैं यहां पर। ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो क्रिस्टल जब बनता है और एटम्स के बीच की दूरी जो जब जैसे जैसे एज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम का ये होता है क्रिस्टल होता है, उसमें एटम्स के बीच की दूरी जैसे जैसे घटने लगती है, तो ये जो 8n स्टेट्स है, 8n इलेक्ट्रॉन्स नहीं, 8n स्टेट्स जहां इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, दे स्प्लिट, ये टूट जाते हैं दो बैंड्स में, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, जिसका एक्सपेरिमेंट तुमको एमएससी में रहता है निकालने की। ठीक है, as the atoms get close to form the crystal of silicon or germanium, the energy levels जो कि 8n है, split into two bands of energy that are separated
that are separated by a gap which is called energy band gap, which is called एनर्जी बैंड गैप, इसी को हम लोग बैंड गैप कहते हैं। ठीक है, ये बैंड गैप का जो, अब इसमें इसके एक यूनिट पे आते हैं, फिर इसका डिटेल्स हम लोग और आगे पढ़ेंगे। इसका कुछ यूनिट के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ये बहुत हायर लेवल तक काम आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बैंड गैप की बात करते हैं या यहाँ पर जो हम लोग कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, इसमें जो एनर्जी की यूनिट यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज द एनर्जी गेन्ड बाय वन इलेक्ट्रॉन, या वन नहीं, बाय एन इलेक्ट्रॉन, by an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट से इसको हम एक्सेलरेट करते हैं तो यहां पर जो है हमारा जो एनर्जी होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मींस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट, इतना जूल एनर्जी होता है। अब ये जो एनर्जी है इसका, इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल होता है, लेकिन ये फॉर्म होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो इसका जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इसको और डिटेल्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद जो हम लोग समझेंगे उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि हमारा जो वैलेंस बैंड है वो क्यों वैलेंस बैंड, why valence band is filled and conduction band is empty normal temperatures। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।